आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का, जिले वासियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी दर्शकों से लगातार अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क से बचें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लॉकडाउन खुल चुका है, सभी लोग बिना किसी एहतियात के अपने अपने घरों पर आ रहे हैं। उन सभी आने वाले लोगों से हमारी विनम्र अपील है कि अपने घर पर ही रहें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के संपर्क में ना आए, जिससे कि आप हमारे पन्ना को, मध्य प्रदेश को और पूरे भारत को कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा सकते हैं और इस चैन को तोड़कर ही हम कोरोना से विजय पा सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले में मिले एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर। कंटेनमेंट जोन देवरी में मिली कोरोना संक्रमित महिला। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21। जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा था। रविवार को जहां 5 और मरीजों के स्वस्थ होकर वापस घर लौटने के बाद पन्ना में कुल संक्रमित 15 मरीज ठीक हो चुके थे, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन आज कोरोना संक्रमण एक नया मामला सामने आया। कंटेनमेंट जोन घोषित देवरी गांव में आज नए केस के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव कुल केसों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है, जिनमें एक्टिव केस मात्र 6 हैं। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने नए केस के संबंध में बताया कि 6 एवं 7 जून को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें 16 सैंपल की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है, जिसमें 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देवरी गांव की एक 30 वर्षीय महिला जांच में पॉजिटिव निकली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवीनगर अंतर्गत आने वाले देवरी गाँव में कुछ दिनों पूर्व एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर इस गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। महिला के रूप में आज इस गांव में कोरोना का दूसरा मरीज मिला है। पता चला है कि कोरोना से संक्रमित पाई गई महिला 3 दिन पूर्व बुखार से पीड़ित होने पर इलाज के लिए देवरी गांव से जिला चिकित्सालय आई थी। कंटेनमेंट जोन से आने पर संदिग्ध मरीजों के रूप में महिला को भर्ती करके उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। के नदी में लिफ्टर से रेत निकाल कर चल रहा था अवैध कारोबार। पानी के अंदर से रेत निकालने में उपयोग होती है लिफ्टर मशीन। अजयगढ़ पुलिस ने दबिश देकर पड़े 3 लिफ्टर, 14 ट्रैक्टर भी जब्त किए। जिले में इन दिनों सभी वैध रेत खदानें बंद हैं, किसी को भी संचालन की अनुमति नहीं है। स्वीकृत ठेकेदार फर्म के साथ अभी तक अनुबंध न होने पाने के बाद जिले में रेत का कारोबार पूर्णतः बंद है। ऐसे में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी फिर रेत माफियाओं ने उठाई है। जहां प्रशासन कोरोना संकट में व्यस्त है, ऐसे में रेत के अवैध कारोबार से जुड़े लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। आलम यह है कि रेत उत्खनन के लिए विशालकाय मशीनों के साथ अब पानी के अंदर से रेत निकालने के लिए लिफ्टर का उपयोग भी हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार पुलिस व प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लिफ्टर जब्त किए गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी अजयगढ़ अरविंद कुजूर द्वारा रविवार शाम से ही कार्रवाई का प्रारंभ की गई। इसमें थाने की सभी चौकियों में पदस्थ चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन में अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही करें। बरसात का समय नजदीक आने से ट्रैक्टरों के द्वारा नदी से बालू निकालने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इस दौरान पुलिस ने 14 ट्रैक्टर रेत को अवैध परिवहन करते पकड़ा। इसके साथ ही पानी के अंदर से रेत निकालने वाली 3 लिफ्टर मशीनें जब्त की गई हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल है। संपूर्ण कार्रवाई अजयगढ़ पुलिस द्वारा ही की गई है। सर, अजयगढ़ क्षेत्र में आज अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की गई है, किस तरह इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कल और आज लगातार अवैध उत्खनन परिवहन के कार्रवाई की गई है। उसमें अजयगढ़ संपूर्ण क्षेत्र में मुहाना से लेकर के खरौनी तक जगह जगह पे छापेमारी कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग 15 गाड़ियां ट्रैक्टर जब्त की गई है तथा 3 लिफ्टर जो पानी से बालू लिफ्ट करके बाहर निकालते हैं, वो लिफ्टर मशीन 3 जब्त की गई है। इनको जब्ती और पंचनामा कार्रवाई करने के बाद खनिज विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। थैंक यू। कोविड वार्ड में भर्ती मासूम की मौत से हड़कंप। 3 दिन पूर्व जिला अस्पताल लाया गया था 1.5 वर्षीय मासूम। जिला चिकित्सालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कोविड वार्ड में एक मासूम बच्चे की मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई। बताया जाता है कि 3 दिन पूर्व बांदीकला निवासी रामदयाल आदिवासी व माया आदिवासी अपने 1.5 वर्षीय पुत्र को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ गांव की आशा कार्यकर्ता भी थी। बच्चे को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया।
बताया जाता है कि बच्चे का पिता छिंदवाड़ा से आया था, इसलिए उसे क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण वह क्वारंटाइन छोड़कर जिला चिकित्सालय पहुंच गया। ऐसे में डॉक्टरों में बच्चे में संक्रमण की संभावना को देखते हुए उसे कोविड केयर वार्ड में आइसोलेशन कक्ष में भर्ती कराया गया। डॉक्टर पीके गुप्ता द्वारा बच्चे का निरंतर उपचार किया गया। डॉक्टर गुप्ता की माने तो बच्चे को गंभीर समस्या थी। शिशु वार्ड में तो उसका उपचार उन्होंने किया, लेकिन कोविड वार्ड में उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे ऑक्सीजन के सहारे रखा गया। बताया जाता है कि आज दोपहर बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि बच्चे का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं प्रबंधन ने आज बच्चे की मौत के बाद उसे परिजनों को सौंपा और शव वाहन के माध्यम से गांव पहुंचाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार भी तुरंत ही करा दिया गया। बच्चे में कोरोना संक्रमण की संभावना थी, यही कारण था कि उसे कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसको उसके परिजनों से भी मिलने नहीं दिया गया। बच्चे की मौत खबर मिलने ही परिजनों का बुरा हाल था और वे प्रबंधन पर कई आरोप लगाते दिखे। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि बच्चे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर बच्चे के शव को क्यों सौंपा गया। हालांकि इस मामले में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी से जब पूरे मामले में जानकारी चाही गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए बताया कि ड्यूटी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। गौरतलब है कि यदि इस मामले में चूक हुई है तो इसके बेहद घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विदित हो कि इससे पूर्व भी जिला चिकित्सालय प्रबंधन लापरवाही के चलते संक्रमित व्यक्ति को जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले स्टाफ को सामान्य ड्यूटी पर भेजा गया। इस तरह के मामलों में पहले ही प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। वहीं इस मामले के बाद तो लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। नहीं, हम लोगों को घुसने दिया देने के लिए खुद लेके आया हूँ। पूरा समय जाने दियाऊंगा देने के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। बच्चे को कहाँ एडमिट किए रहे? 3 नंबर ब्लॉक कुछ भी। 3 नंबर ब्लॉक में। तो क्या बच्चे को क्या बताया गया, कौन सी बीमारी है, कुछ बताया गया डॉक्टर ने? बताया सर, कुछ नहीं बताया। हमने कई बार पूछा उन लोगों से क्या बीमारी है, बोला तुम लोग अभी चुप रहो, अभी हम बताएंगे। जवाब सुनने के लिए हम जवाब ही नहीं दिया उन लोगों ने। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अब जा रहे सर, अपने गांव ले जाएंगे। क्या बोल दिया डॉक्टरों ने? ले जाओ बोल दिया, क्या करें। तो दवा आपके बच्चे की सही नहीं हो पाई, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही मानी जा सकती है। क्या हो गया भाई, बच्चे को क्यों कहाँ लेके जा रही हैं आप? अब घर ले जाएंगे। क्या हो गया था? बताते ही नहीं थे कि क्या हो गया। हाँ, बीमार था बच्चा आपका। हाँ। कितने दिनों से भर्ती किए थी आप? अब परसों तो आई थी। परसों आई हैं। हाँ। डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं बताते, पूछते थे तो बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस मतलब आपको गुमराह करते रहे लगातार। बच्चे की दवाई नहीं हुई है हॉस्पिटल में? नहीं, क्या कहते रहे डॉक्टर? बोलते थे ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और चिंता करने में आज बच्चे की मौत हो गई, खत्म हो गया बच्चा। न देख मुंह मिल पाया देखने को किसी को। आपने किसी से शिकायत की? सर, शिकायत करने का तो मौका ही नहीं मिला हम लोगों को। किससे करेंगे? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं सर, इंसाफ चाहिए हमको। तो सर क्या है, क्या हो रहा है? बच्चा आपका खत्म हो गया है। अब कहाँ के लिए बोल दिया डॉक्टर ने? ले जाओ घर। हाँ। घर ले जाने के लिए बोल दिया। हाँ, अब घर ले जाएंगे। इधर क्या करेंगे, बच्चा नहीं है तो। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है पूर्णतः। हाँ। नाम बताएं अपना। माया। कहाँ की रहने वाली हैं? बांधी। सभी परीक्षा केंद्रों पर युवा मोर्चा बांटेगा निःशुल्क मास्क। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद BD शर्मा के निर्देशानुसार कानू राजा महागुआ जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा पन्ना द्वारा कल 9 जून से होने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षा में आने वाली सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क मास्क एवं हाथ सैनिटाइजर कराए जाएंगे, जो पवई क्षेत्र के साथ परीक्षा केंद्रों पर छात्र सहायता शिविर के नाम पर संचालित होगी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1340 छात्रों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जाएंगे एवं सभी छात्र छात्राओं के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। पवई क्षेत्र के मोहदरा, सोनवानी, सिमरिया, कृष्णनगर, कुंवरपुर एवं शासकीय कन्या शाला पवई, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल पवई, इन सभी केंद्रों पर छात्र सहायता शिविर एवं निःशुल्क मास्क वितरण एवं छात्र छात्राओं के साथ सैनिटाइज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कराएंगे। धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा स्थलों को खोलने एवं कोविड-19 को फैलने से रोकने धार्मिक गुरुओं की बैठक संपन्न।
सरकार द्वारा प्रदेश के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा स्थलों को 8 जून से खोले जाने के निर्देश पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरते जाने के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 8 जून को थाना परिसर गुनौर में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं, मौलवी एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा गणमान्य लोगों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। तहसीलदार गुनौर राजेंद्र मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित की गई इस बैठक में धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूरा स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, संबंधित जानकारी लोगों को दी गई। तहसीलदार मिश्रा द्वारा बताया गया। शराब ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, शराब कारोबारी के लोगों द्वारा की गई थी युवक से मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों एवं ग्रामवासियों ने थाने में जमकर किया हंगामा। शराब ठेकेदारों के गुर्गों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए 29 वर्षीय युवक की रविवार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो जाने का आरोप लगाया गया है। मृतक युवक शाकेन सिंह पिता राम राजा निवासी सिमरी घाट सिमरिया का शव आज जब एम्बुलेंस से उसके गांव लाया गया तब पूरे गांव के लोगों को पूरा घटनाक्रम के संबंध में यह जानकारी सामने आई कि मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। आक्रोशित 300 से अधिक ग्रामीणों ने गाँव से गुनौर थाना पहुंचे, जहां पर मृतक के परिजनों सहित ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर हंगामा किया तथा मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। गुनौर थाने में घटना के चलते अप्रिय स्थिति की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस बल हालातों को नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेजा गया। घटना की जानकारी प्राप्त होने पर SDM गुनौर सुरेश गुप्ता, SDOP गुनौर सहित पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। नाराज परिजनों से बातचीत की गई तथा कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए परिजनों से इस संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कम हुआ था तथा परिजन एवं ग्रामीण मृत युवक के अंतिम संस्कार के लिए देर शाम सिमरी गांव लौटे, जहां पर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। बताया जाता है कि युवक के साथ लाठी डंडे के साथ हुई मारपीट एवं उसके घायल होने और उसके बाद जबलपुर में उपचार के दौरान मौत हो जाने को लेकर जो घटना बताई जा रही है, उस घटना के अनुसार दिनांक 3 जून को मृतक अपने छोटे भाई एवं गांव के अन्य व्यक्ति के साथ ग्राम बेरासर स्थित जगदीश स्वामी जी मंदिर 2 मोटरसाइकिलों से पहुंचा। तब भी 4 पहिया 2 वाहनों से शराब ठेके से जुड़े ठेकेदार के कुछ लोग पहुंचे और उनके द्वारा मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान युवक का छोटा भाई एवं गांव का दूसरा व्यक्ति वहां से किसी तरह से बचकर निकल गए, किंतु ठेकेदारों की घेराबंदी में साकेंद्र आ गया और उन ठेकेदारों के कुछ लोगों द्वारा संबंधित युवक द्वारा शराब की अवैध सप्लाई करने की आशंका के शक के आधार पर हॉकी तथा रॉड से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद दोनों मोटरसाइकिलों को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि मारपीट की घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। बताया जाता है कि मारपीट करने के बाद बेहोश हो चुके युवक घायल को 100 डायल पुलिस सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल से उठाकर ले गई और युवक की हालत गंभीर होने पर गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, जहां आज युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस द्वारा FIR नहीं होने की स्थिति में घटना को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कार्रवाई की बात कर रही है। आज गांव पहुंचे कांग्रेस नेता भुवन विक्रम सिंह ने इस मामले पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पीड़ित परिवार की बात पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से कराई। जयवर्धन सिंह ने भी परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं? जी सर, हमारे भतीजे को मार डाला है। किसने मारा है? कैसे? ठेका वालों ने। ये कब की बात है? अगले शनिवार की सर। तो कैसे क्या हुआ था? जी सर, ये लोग रिश्तेदारी से लौटे हैं रात में, तो नदी से जैसी घाट पर चढ़े, तो ये गाड़ी खड़ी करके सर पेशाब करने के लिए खड़े हुए। इसके बाद ठेकेदार की जीप आई सर, जीप में दारू रखे थे, तो इन लोगों ने कहा, साकन बोले कि वो हमारे क्षेत्र में तुम दारू नहीं बेच सकते। इनने कहा कि उनकी नहीं बेचन दे सकते, हमारे तो दारू पूरी होती है। तो सर उन लोगों ने उनको सीधा मारना शुरू कर दिया। हाकी से मारते लोहे के पाइप से, हाकी और लोहे के पाइप तो सर उनको हादसा कर दिया सर। ये घटना कहाँ की है? देहरासर मंदिर के पास, देहरासर मंदिर के पास। उसके बाद उसकी जब मारपीट हुई तो उसकी शिकायत है, रिपोर्ट आप लोगों ने किसी ने की कहीं? जी, हम लोग किस थाने में, कहाँ की? वही लोग ने किया ना। किस थाने में और कहाँ की गई रिपोर्ट? वो सर वहाँ से SP ऑफिस में की गई रिपोर्ट। तो उसके बाद आपने उनको एडमिट कहाँ कराया?
गुनौर अस्पताल में गुनौर अस्पताल से फिर कहाँ कटनी ले गए सर, कटनी के बाद जबलपुर में फिर क्या हुआ, खत्म हो गए सर। कब हुए? कब हुए एक्सपायर? अगले शनिवार को आज सवेरे खत्म हो गया। अभी सवेरे हुई खत्म। सिमरी उधर जो गांव है, उधर ठेकेदार के गुर्गे कैसे पहुंचे थे? वहाँ पहुंचे थे बेहरासर के पास। कितने लोग थे? कितने लोग थे समथिंग वो लोग? कब से 6 आदमी। बहुत 6 रहे हो, 10 रहे हो सर, 2 जी थे ले रहे थे। अंधेरे की बात थी, रात में 11 बजे। कितने बजे की घटना है? 11-12 बजे की रात में। क्या नाम है आपका? नेपाल से। गेहूं उपार्जन के परिवहन कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा गेहूं उपार्जन 2020-21 में मेमर श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी छतरपुर, LRT उपार्जन सेक्टर पन्ना एवं हर्ष रोड लाइन सागर, LRT उपार्जन सेक्टर पवई परिवहन के कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन 2020-21 में मेमर श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी छतरपुर, LRT उपार्जन सेक्टर पन्ना द्वारा LRT सेक्टर पन्ना तथा हर्ष रोड लाइन सागर, LRT उपार्जन सेक्टर पवई का परिवहन कार्य किया जा रहा है। परिवहन कार्य की समीक्षा करने पर आपके द्वारा कुछ उपार्जन केंद्रों में अत्यधिक मात्रा में परिवहन हेतु गेहूँ शेष है, जिसके कारण उपार्जन केंद्रों में शेष बची मात्रा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। MPSCSC कार्यालय द्वारा परिवहन का कार्य को तीव्र किए जाने के संबंध में कई बार नोटिस जारी किए गए, परंतु आपके द्वारा परिवहन कार्य नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप मौसम की प्रतिकूलता से उपार्जन केंद्रों में संग्रहित गेहूं की गुणवत्ता निरंतर प्रभावित हो रही है। साथ ही परिवहन न होने के कारण परिवहन न किए जाने के से किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने दोनों ट्रांसपोर्टों को निर्देशित किया है कि यदि 2 दिवस के अंदर परिवहन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आपको ब्लैक लिस्टेड किए जाने का प्रस्ताव प्रबंधन संचालक MP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को भेजा जाएगा। टीकमगढ़ जिले से ट्रक से लदा गेहूं कटनी जाती वक्त अमानगंज थाना क्षेत्र के हिनौता ग्राम में पलटा। गेहूं की बोरी पानी में जा गिरी, ड्राइवर को आई चोटें। आज के बढ़ते आधुनिक युग में फर्राटे भर्ती सड़कों पर हर वाहन चालक सबसे आगे निकलने की होड़ में है। फिर सड़कें सूनी मिल जाएं तो कहने की क्या फिर तो ट्रकों को मारुति बनने देर नहीं लगती। फिर अंजाम चाहे दुर्घटनाग्रस्त हो या ना हो। ऐसी दुर्घटना एक अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आज देखने को मिली, जहां गेहूं से लदा ट्रक सड़क से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक सड़क के नीचे उतरते ही सड़क से लदा पूरा गेहूं ट्रक से नीचे गिर गया। वहीं सड़क के साइड में भरे पानी में गेहूं की कुछ बोरी जा गिरी, जिससे गेहूं कुछ हद तक बर्बाद भी हो गया। वहीं साथ ही ट्रक वाले ड्राइवर ने बताया कि ट्रक टीकमगढ़ जिले के बमोरी कला से आया था, जो कटनी मिल जा रहा है, जिस पर अचानक गाड़ी में गड़बड़ी आ जाने से गाड़ी के पार्ट्स में काम करना बंद कर दिया और गाड़ी सड़क के नीचे उतर गई, जिसमें ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसे पन्ना इलाज हेतु लाया गया है। कहाँ से आ रहा था ये ट्रक भैया? भैया बमोरी कला से। कौन जिले से? मध्य प्रदेश, छतरपुर जिले से। हाँ नहीं, टीकमगढ़ जिला। और जा कहाँ रहा था? कटनी जा रहा था। काय के लिए? केलोवानी मिल है। क्या लदा था ट्रक में? गेहूँ। क्या वजह मानी जा रही है पलटने की? इसका मतलब मेन सेकंड पट्टा टूट गया तो ड्राइवर साइड खिंच गई गाड़ी। रास्ता भी संकीर्ण है। हाँ, रास्ता भी डैमेज रही, इसके कारण वो पट्टा टूट गया। किसी को चोट आई है? हाँ, थोड़ा सा ड्राइवर को चोट आई है। वो चले गए इलाज? हाँ, इलाज के लिए। किसका माल था इसमें जी बता सकते हैं? हाँ, भोले का। टीकमगढ़ वाले? हाँ, टीकमगढ़ जिला के भोले का। अमानगंज थाने में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। जैसे कि सभी को विदित है कि कोरोना वायरस के चलते सभी धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद बंद थी, जिसमें अब कल से ढील देने के आदेश जारी किए हैं एवं अब मंदिर मस्जिद खुलेंगे, जिसमें आज गुनौर SDM ने समस्त प्रशासनिक अमले एवं सामाजिक धर्मगुरु पत्रकारों के साथ नगर के गणमान्य लोगों के समक्ष शांति समिति की बैठक आयोजित की। गुनौर SDM ने बताया कि जैसे कि आप सभी को ज्ञात हो कि कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिससे हम लोगों को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थानों पर जितना हो सके उतना कम ही जाएं और साथ ही सभी लोगों को सूचित करें कि जो लोग मंदिर या मस्जिद जाएं तो बिना मुंह ढके न जाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और साथ ही समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही मंदिर के घंटे, मस्जिद की चादर एवं कैसे चढ़ावा सेवा बंद रहेगी। यह चढ़ावा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी को दान करना है तो मंदिर के ट्रस्ट में डिजिटल सेवा के माध्यम से वह दान कर सकता है। आज जो शासन के निर्देशानुसार मंदिर मस्जिद खोलने के लिए कल से 8 तारीख से खोलने का निर्देश जारी हुआ है, उसी के संबंध में दोनों संप्रदाय के लोगों को
पुजारियों को, मौलवियों को बुलाया गया था जी। और वो सब आए थे। उन्हीं पर इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और जो भी शासन के निर्देश थे वो हमने उनको बताया, सभी को बताया। सभी ने ध्यान से उनको सुना और उनका पालन करने के लिए आश्वासन दिया कि हम लोग जैसा शासन के निर्देश है उसी के अनुसार अपनी कारगुजारी संपादित करेंगे। अमानगंज के छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम पेपर स्थगित करने अमानगंज तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कोरोना वायरस के प्रकोप से 12वीं क्लास के 2 पेपर लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिए गए थे। अब शासन प्रशासन की मंशानुसार पेपर फिर से करवाए जा रहे हैं, जिस पर अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले 12वीं के छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विनती करते हुए अमानगंज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हम सभी छात्रों का नम्र निवेदन है कि कोरोना वायरस महामारी अभी अपनी गति से फैल रही है और ऐसे में हमारे पेपर करवाना किसी खतरे से खाली नहीं है। अतः हम सभी छात्र आपस में आपसे निवेदन करते हैं कि हो सके तो पेपर को स्थगित कर दिया जाए और जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो तो हम लोगों के पेपर करवा दिए जाएं। क्या ज्ञापन सौंपा गया है, किस उद्देश्य से लेकर कैसा क्या रहा ज्ञापन, किसे सौंपा गया है? ज्ञापन तहसीलदार महोदय जी को सौंपा गया है। मतलब किसके लिए सौंपा गया है, इनके माध्यम से किसको दिया गया? इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दिया गया है। क्या उल्लेख किया गया है उसमें? उसमें उल्लेख किया गया है कि परीक्षा के चलते अभी कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। अगर परीक्षा के चलते किसी छात्र को संक्रमण होता है और उससे उसकी फैमिली को या उसकी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप लोगों ने क्या कहा उस लेख में कि क्या करना चाहिए? हम लोगों ने उस लेख में ये कहा है कि सामान्य स्थिति तक पेपर को स्थगित कर देना चाहिए। जब सामान्य स्थिति हो तो पेपर देने के लिए तैयार हैं हम लोग। जनरल प्रमोशन हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने जान का वो है खतरे का मूल खतरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमसे भी फैमिली को आशा है। हमारा क्या नाम? हर्षराज सिंह यादव। कौन सी क्लास में? 12th बायो। कितने पेपर रह गए? दो पेपर रह गए। तारीख हुई पेपरों की? तारीख है 9, कल पेपर है हमारा केमिस्ट्री का और 11 तारीख को हमारा बायोलॉजी का पेपर।